नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज। टॉप न्यूज में दिखाएंगे आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, आर्थिक जगत और खेल जगत के समाचार। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। वेल में घुसकर नारेबाजी करने का मामला, राज्यसभा के 12 सांसदों के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की होगी जांच। राज्यसभा सभापति ने संसदीय समिति को सौंपा मामला। भारत के यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी का लॉन्च आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिन लूंग वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यक्रम में होंगे शामिल। एनआईए की अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान के 70 ठिकानों पर मारे छापे। पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाले राज्यों को केंद्र सरकार की खरी नियमों के तहत नई पेंशन योजना में जमा पैसा राज्य सरकार को नहीं मिलेगा वापस। आयरलैंड को हराकर टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय महिला क्रिकेट टीम। डकवर्थ लुईस नियम से हुआ मैच का फैसला। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिन लूंग आज सुबह 11 बजे भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च होने के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। लॉन्च आरबीआई के गवर्नर शक्ति कांत दास और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के प्रबंध निदेशक रवि मेनन द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री का मुख्य रूप से इस बात को सुनिश्चित करने पर जोर रहा है कि यूपीआई के लाभ केवल भारत तक सीमित न रहे बल्कि अन्य देश भी इससे लाभान्वित हों। इन दो भुगतान प्रणालियों के जुड़ाव से दोनों देशों के निवासी सीमा पार धनराशि भेजने के तेज और लागत प्रभावी हस्तांतरण में सक्षम होंगे। इससे सिंगापुर में भारतीय प्रवासियों, विशेष रूप से प्रवासी कामगारों और छात्रों को सिंगापुर से भारत में और भारत से सिंगापुर में तुरंत और कम लागत पर पैसे का हस्तांतरण करने में मदद मिलेगी। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने एक संसदीय समिति से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के 12 सांसदों द्वारा सदन के वेल में बार बार घुसने, नारेबाजी करने और सदन की कार्रवाई बाधित करने के कथित विशेषाधिकार हनन की जांच करने को कहा है। राज्यसभा बुलेटिन के मुताबिक 9 सांसद कांग्रेस से हैं और 3 आम आदमी पार्टी से हैं। कांग्रेस के सांसदों की बात करें तो इसमें शक्ति सिंह गोहिल, नारायण भाई जे राठवा, सईद नासिर हुसैन, कुमार केतकर, इमरान प्रताप गढ़ी, एल हनुमथैया, फूलो देवी नेताम, जेबी माथेर, हिशम और रंजीत रंजन शामिल हैं। आम आदमी पार्टी के सदस्यों की बात करें तो संजय सिंह, सुशील कुमार गुप्ता और संदीप कुमार पाठक शामिल हैं। हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन फोन लाइन पर मौजूद हैं। अखिलेश, क्या है पूरा मामला? देखिए, मामला पूरा यही है कि जिस तरीके से आपने देखा कि जो पिछला सत्र, अभी जो बजट सत्र का जो पहला चरण था, उस पहले चरण में कई मसलों पर सभापति जगदीप धनखड़ ने सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया कि अगर एक बार वे किसी मसले पर 267 के रूल के तहत कोई नोटिस दिए हैं तो दोबारा न दें, क्योंकि उस पे चेयरमैन का एक रूलिंग आ गया है। उसके अलावा एक दूसरा मामला ये था कि लगातार सभा में व्यवधान पैदा करने की कोशिश की जा रही थी और उस व्यवधान के बारे में लगातार चेयरमैन ने कहा कि आप व्यवधान न पैदा करें और व्यवधान पैदा करने से पूरे सदन की कार्यवाही बाधित होती है। और उन्होंने यह भी चेतावनी भी दी थी कि इस पे कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सदस्य इसे फॉलो नहीं किए और इसके चलते जो 18 फरवरी शनिवार को 2 मोशन चेयरमैन ने एक्चुअली दिए हैं। राज्यसभा की जो समिति होती है, प्रिविलेज समिति, उसमें एक तो संजय सिंह का है अलग से और दूसरे में जो आपने 12 सदस्यों का कहा जिसमें कि संजय सिंह भी शामिल है और उसके अलावा जो आम आदमी पार्टी के 2 और सांसद शामिल हैं। तो ये काफी अहम मसला होता है और बार बार ऐसी प्रिविलेज की नोटिसें नहीं आती है और खास करके जब चेयरमैन खुद प्रिविलेज नोटिस दे रहे हैं तो ये काफी गंभीर मामला होता है। आपको बताऊं मैं प्रतिदिन की जो आखिरी ऐसा मसला था वो 2019 का एक मसला था जिसपे कि प्रिविलेज कमेटी ने संज्ञान लिया था। भूपेंद्र यादव जो बीजेपी के सांसद है उन्होंने एक नोटिस दी थी और उस प्रिविलेज कमेटी में वो गया था और प्रिविलेज कमेटी
में नोटिस के मुताबिक था ये कि किसी ने चेयरमैन के खिलाफ, कुमार केतकर है कांग्रेस के सांसद, उन्होंने चेयरमैन के मामले में एक टिप्पणी की थी जो इंडियन एक्सप्रेस में उनके इंटरव्यू में छपी थी। और फिर जब अप्रैल में 5 अप्रैल को इसे अडॉप्ट किया गया था और 6 अप्रैल को प्रिविलेज कमेटी ने इस पर निर्णय दिया था। हालांकि उन्होंने रिग्रेट व्यक्त किया कुमार केतकर ने। और एक चीज और भी रोचक है कि ये जो प्रिविलेज कमेटी है उसके चेयरमैन जो है हरिवंश हैं, जो डिप्टी चेयरमैन है खुद राज्यसभा के। तो यह बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही गंभीर मामला है कि चेयरमैन ने ये नोटिस दी है। और उसमें जो प्रिविलेज कमेटी है उसमें तकरीबन सभी दलों के प्रमुख सांसद होते हैं, जिसमें कि मैं बताऊं कि उसमें अभिषेक मनु सिंघवी है कांग्रेस के, और उसके अलावा हरिवंश जी खुद है। जी, यानी अखिलेश, ये बात स्पष्ट है कि काफी गंभीर मामला है। राज्यसभा के सभापति ने खुद संज्ञान लिया है और ये समिति को भेजा है मामला। बहुत बहुत धन्यवाद अपडेट करने के लिए। और बात नागालैंड और मेघालय विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर पहुंच गया है। सभी राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को अपने उम्मीदवारों के पक्ष में करने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को राज्य के मौन में रैली को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नागा समुदाय में विशेषकर महिलाओं का जो सम्मान है उसकी पूरे देश में प्रशंसा है। बीजेपी ने फोंग नॉन कोन्याक को नागालैंड की सबसे पहली महिला बनाने का काम सौंपा था, वो हो गया है। हमने ईएनपीओ के साथ, ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ चर्चा की, उनकी मांगों को समझा है और मैंने विश्वास दिलाया है कि चुनाव के बाद रियो साहब के नेतृत्व में एनडीए की जो सरकार बनेगी, हम आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नागालैंड के मोकोक चुंग टाउन में एक और रैली करने वाले हैं। इसके अलावा वो आज मेघालय में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। पहली चुनाव प्रचार रैली पश्चिम शिलोंग में और दूसरी पिंथोरुम खाह में आयोजित की जाएगी। सीधा रुख करते हैं अपने सहयोगी सूरज मोहन झा का। सूरज, आज 2 रैलियां हैं, क्या कुछ माहौल है वहां पर? बिल्कुल प्रतिबिंब, मेघालय में राजनीतिक माहौल एकदम गर्मा गया है और यहाँ पे ताबड़तोड़ रैलियां सभी बड़े नेताओं की अब राजनीतिक दलों के हो रही हैं। जैसा कि आपने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह आज शिलोंग के आसपास ही 2 बड़ी रैलियां करने जा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की भी एक प्रस्तावित रैली तुरा, जो वेस्ट गारो हिल में है, वहां होने जा रही है। लेकिन उसको लेकर एक राजनीति यहां गर्मा गई है। राज्य प्रशासन ने वहां पर जिस स्टेडियम में भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री की रैली के लिए परमिशन मांगी थी, वहां से परमिशन नहीं मिला, तो भारतीय जनता पार्टी ने यहां के मुख्यमंत्री कर्नाड संगमा पे हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को देखते हुए कहीं ना कहीं ये परमिशन डिनाई की गई है और जो स्टेडियम केंद्र सरकार के सहयोग से बन रहा था, क्या वो निर्माणाधीन नहीं है, जिसका तर्क दिया जा रहा है, तो ये भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन कल इस पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री कर्नाड संगमा ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय या मुख्यमंत्री की तरफ से कोई मनाही नहीं की गई है, ये पूरी तरह से प्रशासन का फैसला है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कल एक दुखद घटना हुई प्रतिबिंब, यहां पर मेघालय के पूर्व गृह मंत्री और सोयोंग से उम्मीदवार HDR लिंगडो का कल निधन हो गया, जिस कारण से यहां पर थोड़ा सा जो माहौल राजनीतिक बना हुआ है वो थोड़ा नरम हो गया। हमने कल यहां के मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR खारगोनकर साहब से फ्रेडरिक रॉय खारगोनकर साहब से बात की, तो उन्होंने बताया कि उस विधानसभा क्षेत्र में अब जो है चुनावी प्रक्रिया रोक दी गई है और अब 60 विधानसभा की जगह पर 59 विधानसभा सीटों पर ही 27 तारीख को मतदान होगा। ये बड़ा अपडेट है। 60 की जगह 59 सीटों पर अब मतदान होगा। एक उम्मीदवार का निधन हो गया है। अपडेट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पवन कुमार शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन नागालैंड में मौजूद हैं। पवन, नागालैंड में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि अब 1 सप्ताह से कम का वक्त बचा है मतदान के लिए? प्रतिबिंब, यहाँ भी बिल्कुल जो चुनावी माहौल है वो बिल्कुल बना हुआ है। कल जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो यहाँ पे मोन जिला है, वहां पे उन्होंने रैली की
और उसमें स्थानीय जो राज्यसभा सांसद है फोंगसोंग कोन्याक हो और वहां के उम्मीदवार एक दूसरे कोन्याक हैं, वही हैं वहां पे, तो वो वहां पे शामिल थे। बड़ी रैली थी इस लिहाज से। प्रतिबिंब जी, पहली बार देश के कोई गृह मंत्री जो है वहां इस इलाके में पहुंचा और 2 दिन वो ठहरे। कल रात को मौन में ही थे वो। आज अमित शाह जी की जो रैली है, यहाँ पे एक तुएन सांग जिला है और वहां का एक टाउन है मोकुक चुंग टाउन, वहां पे भी वो रैली करने वाले हैं। उसके बाद वो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की यात्रा पे, उसके बाद वो शिलोंग की तरफ बढ़ेंगे, तो ये बड़ी रैली होने वाली है। बड़ी बात, खास बात ये है कि यहाँ एक प्रतिबिंब जी, यहाँ पे ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन ENPO है, बड़ा संगठन है जो यहाँ के ईस्टर्न जो नागालैंड है उसके 6 जिला हैं, उसका ये बड़ा संगठन है। और उसके लोगों ने क्या किया, पहले चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया था, पर फिर MHA ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिक्वेस्ट की उनसे कि नहीं, आप चुनावी प्रक्रिया में भाग लीजिए, और उन्होंने अमित शाह जी को बात को माना। कल अमित शाह जी ने उनसे बात की और उन्होंने, बड़ी बात जो इस बात में रही, उन्होंने कहा कि जैसे ही नई सरकार बनेगी, हम आपकी जो नागा समस्या है उसको दूर करेंगे। ये आश्वासन दिया गया है केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से। जी, ये बहुत बड़ी बात है। बड़ा अपडेट है जी, बड़ी बात ये है कि जी, एक बड़ा समुदाय इस क्षेत्र का चुनाव का बहिष्कार कर रहा था। गृह मंत्रालय के द्वारा अपील की गई, अपील मान ली गई और अब वहां पर वो चुनावी प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पवन। बात कर लेते हैं पूर्वोत्तर के एक और राज्य अरुणाचल प्रदेश की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पर हैं। आज वो ईटानगर में विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित भी करेंगी। सोमवार को अरुणाचल प्रदेश के 37वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश सहित पूर्वोत्तर के सभी राज्य देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 21वीं सदी तकनीक की सदी है और प्रदेश में भी इसका पूरा इस्तेमाल हो रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि संस्कृति हमारी पहचान है और इसे संजोकर रखना बेहद आवश्यक है। महिलाओं के विकास के बिना कभी भी समाज का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि अरुणाचल प्रदेश की पंचायतों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग 47% है। इस विशेष उपलब्धि के लिए मैं अरुणाचल प्रदेश की महिलाओं और यहाँ के सभी निवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। तुर्की में भयानक भूकंप के बाद मदद के लिए गए NDRF के जवानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद किया। बचाव दल से संवाद में प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी आपदा के बाद उसका गोल्डन आवर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस आपदा के बाद आप लोग जितनी जल्दी पहुंचे ये काबिल तारीफ है और आप लोगों की सेवा कार्यों से हजारों लोगों को बचाया जा सका। तुर्की में आए भीषण भूकंप में मददगार बन पहुंची भारत की NDRF का ऑपरेशन दोस्त पूरा हो चुका है। अपने मिशन को अंजाम देकर टीम सकुशल वतन वापस आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की में ऑपरेशन दोस्त में शामिल हुए NDRF और अन्य संगठनों के भारतीय बचाव दलों के साथ बातचीत के अवसर पर कहा कि हमारे डॉग स्क्वाड के सदस्यों ने गजब का दम दिखाया। हमारी संस्कृति ने हमें वसुधैव कुटुंबकम सिखाया है। हम पूरी दुनिया को एक परिवार मानते हैं। जब परिवार का कोई सदस्य मुसीबत में हो तो उसकी मदद करना भारत का कर्तव्य है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी BVR सुब्रमण्यम को नीति आयोग का नया CEO नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ के कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी सुब्रमण्यम 30 सितंबर को निवृत्ति के बाद 2 साल के अनुबंध पर भारत व्यापार संवर्धन संगठन के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के तौर पर नियुक्त थे। उनकी नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तारीख से 2 साल के लिए की गई है। वो परमेश्वरन अय्यर का स्थान लेंगे। अय्यर को विश्व बैंक मुख्यालय में 3 साल के लिए कार्यकारी निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट शिवसेना के विभाजन से महाराष्ट्र में पैदा हुए राजनीतिक संकट से जुड़ी याचिकाओं की आज सुनवाई करेगा। शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे को दिए जाने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले में तत्काल सुनवाई करने की अपील की। उद्धव ठाकरे पक्ष की मांग है कि तीर धनुष चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे गुट को न दिया जाए। निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी थी। उसे धनुष और तीर चुनाव चिन्ह आवंटित करने का आदेश दिया था।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र कोटा के दौरे पर हैं। उन्होंने कोटा के रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र में सुपोषित मां अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महिला सुपोषित होगी तभी भावी पीढ़ी स्वस्थ रहेगी और इसके लिए वो लगातार काम करते रहेंगे। इस अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को पोषण किट का वितरण भी किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा के रामगंज मंडी क्षेत्र में खेलो इंडिया योजना के तहत बन रहे इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी शिलान्यास किया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि खेल युवाओं को राष्ट्रभक्त, अनुशासित और चरित्रवान बनाते हैं। उन्होंने कहा कि अगले 3 वर्ष में यहां राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम का निर्माण हो जहां सभी खेल सुविधाएं उपलब्ध हों। एनआईए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत 72 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे हैं। इस छापेमारी का मकसद गैंगस्टर और तमाम राज्यों में फैले उनके सिंडिकेट को तोड़ना है। एनआईए की ओर से गैंगस्टर टेरर फंडिंग मामले में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश में एक साथ छापेमारी की जा रही है। ये छापेमारी गैंगस्टर और उनके करीबियों के ठिकानों पर की जा रही है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। लय और सुर, ये इसी से संगीत बनता है। और फिर तबला सीखना शुरू किया 6 साल की उम्र में, तो वो बनारस घराना की नींव मुझे मिली। आपको लेडी जाकिर हुसैन भी कहा जाता है। ये एक जो इंटरेस्ट था वो एक पैशन बना, पैशन से ये प्रोफेशन बना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फटाफट नजर डाल लेते हैं 10 बड़ी खबरों पर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्नाटक दौरे पर हैं। आज वो चिकमंगलूर में बुद्धिजीवियों के साथ बैठक में भाग लेंगे और दोपहर के समय हासन जिले के बेलूरू में एक सार्वजनिक बैठक में शिरकत करेंगे। उसके बाद शाम को वो हासन में ही एक बूथ स्तरीय सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जिसके बाद वो बेंगलुरु के रास्ते दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। ओडिशा विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र राज्यपाल के परंपरागत अभिभाषण के साथ शुरू होगा। ये सत्र 6 अप्रैल तक 2 चरणों में जारी रहेगा। वित्त मंत्री निरंजन पुजारी 24 फरवरी को सदन में वित्त वर्ष 2023-24 का वार्षिक बजट पेश करेंगे और विनियोग विधेयक 31 मार्च को पेश किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 4 दिन बाद शुरू होने वाले कांग्रेस के महाधिवेशन से पहले प्रदेश कांग्रेस के आधा दर्जन नेताओं के यहां केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने छापा मारा है। रायपुर में 24 से 26 फरवरी तक कांग्रेस का अधिवेशन होना है। उससे पहले सोमवार को ईडी ने ये छापेमारी की है। कृष्णागिरी में सेना के एक जवान की हत्या पर डीएमके सरकार के विरोध के रूप में तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी आज चेन्नई में 1 दिवसीय भूख हड़ताल और मौन रैली आयोजित करेगी। इस बीच तमिलनाडु पुलिस ने कृष्णागिरी में जवान की मौत के मामले में मुख्य आरोपी डीएमके पार्षद चिन्नासामी और उनके बेटे राजा पंडित सहित 9 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय इनामों का हक की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। हक को प्रवर्तन निदेशालय ने 18 फरवरी 2022 को पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर मवेशियों की तस्करी से संबंधित एक मामले में मुख्य आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया था। सर्वोच्च न्यायालय अगस्त 2018 से जेल में बंद भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी वर्नोन गोंजाल्विस और अरुण फरेरा की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी आज से 23 फरवरी तक रंगारेड्डी, सांगारेड्डी और मेडचल मलकजगिरी जिलों में स्थित 39 भूमि पार्सल की ई नीलामी के लिए प्री बिड मीटिंग आयोजित करने वाला है। उनमें से 10 भूमि पार्सल रंगारेड्डी जिले में स्थित हैं, 6 मेडचल मलकाजीगिरी जिले में स्थित हैं और 23 सांगारेड्डी जिले में हैं। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने एक पब्लिक नोटिस जारी करते हुए प्राइवेट बाइक टैक्सी के कमर्शियल इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आदेश जारी होने के बाद भी बाइक को टैक्सी के रूप में चलाने वालों का चालान कटेगा। यही नहीं, नियम का उल्लंघन करने वाले बाइकरों का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। लोकप्रिय पहाड़ी मंदिर यदाद्री में पहला ब्रह्मोत्सव आज से शुरू होकर 31 मार्च तक चलेगा। ये ब्रह्मोत्सव मुख्य मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद पहली बार
आयोजित किया जा रहा है। देश के ज्यादातर हिस्सों में तापमान में जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे पर कल 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले 55 वर्षों में फरवरी के महीने में तीसरा सबसे अधिक तापमान है। हालात इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि राजस्थान में पारा 37 डिग्री के पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में कोंकण, गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में तापमान 39 डिग्री तक पहुंच सकता है। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। तुर्की में एक बार फिर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.3 मापी गई है। यूरोपीय भूमध्य सागरीय भूकंपीय केंद्र के मुताबिक तुर्की सीरिया सीमा इलाके में 2 किलोमीटर की गहराई में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया। तुर्की के दक्षिण प्रांत हाते में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। तुर्की के गृह मंत्री सुलेमान सोइलू के मुताबिक ताजा भूकंप में 3 लोगों की मौत भी हो गई है और 213 लोग घायल हुए हैं। भूकंप के झटके के बाद लोग अपने अपने घरों से बाहर आ गए और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल दिखाई दिया। ताजा भूकंप के झटकों से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे, जहां उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। उन्होंने एक तरफ जहां यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन की हर संभव मदद करने का ऐलान भी किया। बाइडेन ने इस अवसर पर जोर देकर कहा कि अमेरिका लगातार यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा। बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध के 1 साल होने के कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये दौरा किया है, जिसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरन लाइन पर एक बार फिर से झड़प का मामला सामने आया है। तालिबान द्वारा मुख्य व्यापारिक और क्रॉसिंग पॉइंट तोरखम गेट को बंद करने के बाद इस्लामिक अमीरात बलों और पाकिस्तानी सीमा रक्षकों के बीच झड़प शुरू हो गई। साथ ही सीमा के दोनों तरफ के लोगों ने ऊपरी इलाके में मारपीट शुरू कर दी। तोरखम गेट पर मौजूद एक खुफिया अधिकारी करीमुल्ला आगा के मुताबिक उनमें से एक पाकिस्तान का है, दूसरा अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय का। अंतर्राष्ट्रीय समाचार के बाद नजर डालते हैं आर्थिक जगत की बड़ी खबरों पर। राजस्थान सहित कई राज्यों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल किए जाने के बीच केंद्र सरकार ने सोमवार को स्पष्ट कहा है कि मौजूदा नियमों के तहत नई पेंशन योजना में जमा पैसा राज्य सरकार को वापस नहीं मिल सकता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी विभिन्न भागीदारों से बजट के बाद चर्चा में भाग लेने के लिए जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। दोनों ने कहा कि अगर कोई राज्य सरकार ये अपेक्षा कर रही है कि एनपीए के लिए जमा किया गया पैसा उन्हें वापस मिल जाएगा, तो ये मुमकिन नहीं है। केंद्र सरकार का ये स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जबकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में कहा था कि केंद्र ने एमपीएस के तहत जमा पैसा राज्यों को नहीं लौटाया तो राज्य सरकार अदालत का दरवाजा खटखटाएंगी। और बात खेल जगत की। टीम इंडिया ने महिला टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। पोर्ट एलिजाबेथ के सेंट जॉर्ज पार्क में हुए मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने आयरलैंड को डकवर्थ एंड लुइस नियम के तहत 5 रनों से हरा दिया। भारतीय टीम ने आयरलैंड को जीत के लिए 156 रनों का टारगेट दिया था, लेकिन 8.2 ओवर के खेल के बाद ही बारिश आ गई और उस समय आयरलैंड ने 2 विकेट पर 54 रन बनाए थे और वो तब डीएलएस नियम के तहत 5 रनों से पीछे थी। भारतीय टीम की जीत में ओपनर बल्लेबाज स्मृति मंधाना का अहम रोल रहा। स्मृति ने 87 रनों की बेहतरीन पारी खेली। सेमीफाइनल में अब भारतीय महिला टीम पहुंच चुकी है, जहां उनका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होने की संभावना है। मिस्र में चल रहे आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप में सोमवार को भारतीय निशानेबाजों ने स्वर्णिम सफलता हासिल की। भारत के रिदम सांगवान और वरुण तोमर ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में भारत को दूसरा गोल्ड मेडल दिलवाया। इसके अलावा रुद्राक्ष पाटिल और नर्मदा राजू ने फाइनल में हंगरी की जोड़ी को 16-6 से हराकर 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम इवेंट में एक और गोल्ड मेडल जीता।
राइफल और पिस्टल शूटिंग के लिए जारी ISSF विश्व कप में भारत 2 गोल्ड मेडल की जीत के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। बता दें कि वरुण तोमर ने रविवार को पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं आज के दिन यानी कि 21 फरवरी से जुड़े इतिहास के साथ। बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। 21 फरवरी साल 1894 को शांति स्वरूप भटनागर का जन्म स्वतंत्रता पूर्व शाहपुर में हुआ, जो आज पाकिस्तान में है। ये भारत के प्रख्यात वैज्ञानिक थे। इन्होंने लंदन से विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। साल 1941 में ब्रिटिश सरकार द्वारा इनके शोध कार्यों के लिए इन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। सर शांति स्वरूप भटनागर की अध्यक्षता में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना की गई। कई रासायनिक प्रयोगशालाओं की स्थापना की वजह से इन्हें प्रयोगशालाओं का जनक भी कहा जाता है। इनकी याद में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित सम्मान शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। साल 1954 में विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 21 फरवरी साल 1896 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में हुआ। वे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा के साथ हिंदी साहित्य में छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। निराला जी एक लेखक, कहानीकार, कवि, उपन्यासकार, निबंधकार और संपादक रहे। उन्होंने अपनी लेखनी के जरिए गरीबों और शोषित वर्ग के प्रति हो रहे अन्याय पर लिखा, लेकिन निराला जी अपनी कविताओं के कारण अत्यंत लोकप्रिय हुए।